अस्सलाम वालेकुम जी। गुज़िश्ता दिनों अमेरिकन अवाम ने अपने टेलीविज़न चैनल खोले तो वहाँ पे एक ख़बर जो थी उनकी मुंतज़र थी, और वो ख़बर ये थी कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI अमेरिका की जो FIA है, ठीक है, उन्होंने साबिक़ सदर जनाब ट्रंप साहब के घर को घेरा पाया हुआ था और वो उनके घर की तलाशी ले रहे थे। और इल्ज़ाम उन पे ये था कि जब ट्रंप साहब सदर रहे हैं तो वो कुछ अहम दस्तावेज़ात और फाइलें जो थे वो अपने साथ ले गए हैं और उन फाइलों को बरामद करना है। इसके लिए ट्रंप साहब को कोई नोटिस नहीं दिया गया और उनकी उस रहायशगाह की पूरी तलाशी ली गई। ये एक ख़बर थी। उसके बाद वहाँ से कुछ फ़ाइलें बरामद की गईं और वो फ़ाइलें बरामद करके फिर उनके ख़िलाफ़ एक केस बनाया गया और केस बना के उनकी गिरफ़्तारी अमल में लाई गई, क्योंकि अमेरिका के कानून के तहत जेल के अंदर टकना जो होता है वो लाजमी नहीं होता, बल्कि अमेरिका और बरतानिया दोनों जगह पे यही है ना। जैसे देखें ना, आरिफ नकवी साहब जो हैं वो कागजात के अंदर और कानून के तहत बरतानवी हुकूमत की जेल में हैं, लेकिन उनकी जेल क्या है कि आरिफ नकवी साहब वहाँ पे अपने किसी अजीज़ के घर में रहेंगे। वैसे उन्होंने अपना शानदार घर बनाया हुआ है वहाँ पे, उन्होंने अपना शानदार घर बनाया हुआ है, वो अपने या अपने अजीज़ के घर में रहेंगे और घर से निकल के वो 100 मीटर या 150 मीटर जितना पुलिस तय करती है वहाँ तक जा सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, ग्रॉसरी ख़रीदने जा सकते हैं, सैर करने जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो 100 मीटर या 150 मीटर की हद से बाहर जाने लगेंगे तो उनके हाथ में, मेरे हाथ तक कड़ी है ना, उनके हाथ में कड़ा होता है और वो कड़ा जो होता है वो वर्चुअली जुड़ा होता है पुलिस स्टेशन के पास, और पुलिस स्टेशन से फ़ौरन कॉल आ जाती है, पायन किधर जा रहे हो। इसी तरह ट्रंप साहब को भी कड़ा पहना दिया गया और वो अपनी रहायशगाह के अंदर मूव कर सकते हैं या मखसूस फासले तक, जब तक कि ये केस ज़ेरे समात है। अच्छा, ये कानून पाकिस्तान में भी हो सकता है, क्योंकि उन्हीं का ही दिया हुआ कानून तो हम उसके ऊपर इतलाक़ कर रहे हैं या उसके ऊपर अमल कर रहे हैं, लेकिन चूँकि हम ग़ुलाम थे तो हमें ये सहूलत नहीं दी गई। वैसे इस मुल्क के जो हुक्मरान तबका है, अगर उसकी बात की जाए तो उनको ये सहूलत मिल जाती है। जैसे NICL फ्रॉड के अंदर, और वो जब अपना मुनसिलाई साहब पकड़े गए थे तो फौरी तौर पे उनके घर को सब जेल करार दे दिया गया था और वहाँ पे वो महदूद रहे। बाज़ लोग कहते हैं कि रात को वो अपनी गाड़ी में बैठ के निकल भी जाया करते थे, सैर वैर करते हैं, लेकिन सारा दिन घर पे ही रहते थे। बाहर पुलिस वाले या जेल वाले हुकाम जो थे वो बिठा दिए गए। तो जब जेल वाले हुकाम ने चौधरी साहब के दस्तरखान से खाना खाना होगा तो वो उनको ऐसे तो कहेंगे, लेकिन तमहीद लंबी हो गई। तमहीद ये है कि जनाब आज़म खान साहब जो हैं, जिनको ग़ुलाम इसाक खान सानी कहा जाता है, ग़ुलाम इसाक खान साहब ने इस अमर का एहतमाम किया कि फ़ेडरल ब्यूरोक्रेसी के अंदर पख्तून अफसरों का, मैं ये नहीं कह रहा KPK के अफसरों का, KPK में तो हज़ारा भी आते हैं, पख्तून अफसरों का हिस्सा किसी भी तौर पे 40 से 44% से कम ना हो। अगर उनकी आबादी का तनासब देखा जाए या उनका कोटा देखा जाए जो कि उनको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में मिलता है, तो वो 16 से 19% तक के करीब बनता है। लेकिन उन्होंने इस अमर का एहतमाम कर रखा था कि वो इस बड़े मुतासब किस्म के बदबूदार शख्स थे, हर आमर की हैंड्स इन ग्लव्स रहे, और ज़ियाउल हक के तो वो मदारुल महाम थे, भुट्टो साहब के भी साथ रहे। तो उन्होंने खूब जो था ये किया और वापडा तो भर ही दिया ना उन्होंने, ठीक है ना। बिल्कुल इस बुनियाद के ऊपर अपनी कौमियत के लोगों से बग़ैर मेरिट के उन्होंने भरा। तो उसके बाद वो वाला मंजरनामा दोबारा तब हमें नज़र आया जब आज़म खान साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे और इन्होंने चुन चुन के नॉन पख्तून जो ब्यूरोक्रेट थे उनको, मतलब कि सिंध के बड़े, मतलब कि जिसे कहना चाहिए टैलेंटेड ब्यूरोक्रेट थे, सेक्रेटरी के लेवल पे पहुंचे हुए थे। डागा साहब उनकी मिसाल है, बहुत नफीस आदमी हैं, बड़े क्वालिफाइड पर्सन हैं।
उनको जलील करके निकाला। ठीक है, इसी तरह पंजाब के तो चले करना ही करना था, बलूचिस्तान के बेचारे पहुंचते ही नहीं यहाँ तक, होती तादाद उनकी कम है और कोटे पे आते हैं तो वो ज़्यादातर नहीं पहुंच पाते यहाँ तक। लेकिन पंजाब के ब्यूरोक्रेट को उन्होंने चुन चुन के इबरत का निशान बनाया। आहद चीमा और फवाद हसन फवाद इसकी दो ग्लेयरिंग एग्जाम्पल हैं। फवाद हसन फवाद सब बहुत मतलब प्रिंसिपल सेक्रेटरी टॉप मोस्ट पोस्ट होती है किसी भी ब्यूरोक्रेट की, ख़ास तौर पे, और ख़ास तौर पे जबकि वो ना भी हो। फवाद हसन फवाद की सारी नौकरी जो है वो बलूचिस्तान में हुई है, गुजरी है। खैर ये तो एक आ गया। तो आज़म खान साहब ने नामालूम जगह से उठ के एक नामालूम मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान दे दिया है। सवाल तो पहले ये उठना चाहिए कि आज़म खान साहब थे कहाँ। अच्छा जी, चलें जहाँ पे थे वहाँ का हम जिक्र नहीं कर सकते, तो वो पेश किसके सामने हुए, किस मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए, क्या नाम है उसका, कहाँ पे बैठता है वो। चले ये दो सवालात हैं जिसके जवाबात नहीं मिल रहे। उन्होंने 164 का बयान दे दिया है। वो बयान जो है वो लिखा हुआ होगा, उस पर कोई सिग्नेचर भी हुए होंगे किसी अथॉरिटी के और आज़म खान के, उसकी कॉपी कहाँ है। ये सारी बातें अपनी जगह के ऊपर, लेकिन जो उन्होंने बयान दिया है वो बयान ये है कि जनाब इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब जो हैं उन्होंने दो जराइम किए। एक जुर्म तो ये था कि उन्होंने साइफर जो था वो एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, उसको पब्लिक नहीं किया जा सकता, उसको आम लोगों को नहीं दिखाया जा सकता। और जबकि आपने ये हलफ उठाया हो कि मेरी इतला के मेरी इंफॉर्मेशन में या मेरी रसाई में जो भी इतलात आएंगी मैं उनको पब्लिक नहीं करूँगा, ये प्राइम मिनिस्टर का हलफ पढ़ लीजिए ना, उसके अंदर दर्ज है। तो इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब के इल्म के अंदर पब्लिक ऑफिस बेरर के तौर पे जो इंफॉर्मेशन आई, अब हम बाहर निकल रहे हैं आज़म खान से के बयान से आर्गूमेंट को इस्टेब्लिश करने के लिए। जो इतलात उन तक रसाई थी उनकी जिसमें साइफर था, उस साइफर को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर होते हुए परेड ग्राउंड के जलसे में स्टेज पे खड़े होकर हवा में लहराया। ठीक है, और कहा कि इसमें यह लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि उन्होंने नंबर 1 अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की, नंबर 2 उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन की कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो था जिसको पब्लिक नहीं किया जा सकता था, उन्होंने उसको जाहिर कर दिया, रिवील कर दिया। तो यूं वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए। हलफ की खिलाफ वर्जी की वो तो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है ओहदे से, लेकिन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत किसी भी दस्तावेज़ को पब्लिक करने की जो सज़ा है वो सज़ाए मौत है। ठीक है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो कैपिटल पनिशमेंट है पाया। ठीक है, सीधी जी गल है। तो इसका जवाब किसी इमरानडू, किसी इमरानदाद, किसी भी इमरानाइज्ड और उनके पास नहीं है। ठीक है ना, हमने बाहर निकाल दिया, आजम खान को इससे बाहर निकाल दिया, लेकिन ये तो हुआ ना, जुर्म तो हुआ ना, उन्होंने कागज लहराया ना। अब वो क्या अपना थूका चाटेंगे कि कहें जी वो तो सफेद कागज था जब मैं लहरा रहा था, तो मामा कंटेंट तो बयान कर रहा था ना उसके। ठीक है, अब आ जाइए दूसरे पहलू की तरफ, जो कि आजम खान साहब ने फरमाया कि जनाब उन्होंने ये डॉक्यूमेंट मुझसे ले लिया और जब मैंने उनसे वापस मांगा तो उन्होंने कहा कि वो चोरी हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब, दो सूरतें हो सकती, एक सूरत के इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब ने खुद चोरी किया, नंबर 1, और नंबर 2 इमरान अहमद खान नियाज़ी से वाकई कहीं गुम गया हो। अगर वो वाकई कहीं गुम गया है तो वो अपने ओहदे की जिम्मेदारियों को से ओहदा बरा होने के अंदर मुकम्मल तौर पे नाकाम रहे हैं। ठीक है, और इसकी भी एक सज़ा है जो उन्होंने अपने ओहदे की जिम्मेदारियां मुनासिब तरीके से सरअंजाम नहीं दी। लेकिन अगर उन्होंने चोरी किया है तो भाईजान सरकारी डॉक्यूमेंट चोरी करने की सज़ा जी है 7 तो 14 साल होती है। ठीक है, तो वो अगर वो चोरी करके ले गए हैं तो, और ट्रंप के क्या इल्ज़ाम था, जो मैंने बात शुरू में कही थी वो ये थी कि ट्रंप साहब भी जाते हुए सरकारी दस्तावेज़ात चोरी कर गए थे। तो यूं अब इस बात का जवाब आ गया कि FIA जो है वो $8-10 पड़े
और जाके पहले वो बनी गाला की तलाशी ले और उथल पुथल कर दे, कलीन चुक मारे, सोफे उल्टा दे, सारी दराज खोल दे, वहां की सारे जनाब खाने जो बने होते हैं वो खोल दे, तमाम जो उनके वो क्या होते हैं जी, वो जिसके ऊपर नंबर लगते हैं और वो बंद हो जाता है वो तोड़ दे, वो सारियां उठा के ले जाए। अब FIA को ये राइट मिल गया, चूंकि इमरान अहमद खान नियाजी सरकारी दस्तावेज चोरी करके भागे हैं। सरकारी दस्तावेज उन्होंने उस दिन भी चोरी की थी जिस दिन वो अदालत आए थे, और जज ने कहा था कि गाड़ी में जाके इमरान खान से हाजिरी लगवाएं, और इमरान खान वो फाइल ही लेके भाग गए हुए, ठीक है। लेकिन ये जो है, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो है सीक्रेट, ये लेके इमरान अहमद खान नियाजी भागे हैं। अगर आजम खान का बयान इसमें से निकाल भी दिया जाए तो साइफर को पब्लिकली लहराने और उसके कंटेंट का अवाम के सामने इजहार करने का जुर्म इमरान खान साहब के ऊपर एस्टैब्लिश्ड है, और उनकी तकारीर जो हैं उसकी गवाह है। और हम आप तो फरिश्तों के लिखे पे पकड़े जाएंगे, इमरान खान के लिए अपना बोलना ही काफ़ी है, ठीक है। तो ये जो तकरीरें कर रहा था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ख़िलाफ़ वर्जी में, वो अब इसके गले पड़ने वाली हैं। तो आज़म खान साहब ने जो है वो एक 164 की एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दी है। इस तरह की स्टेटमेंट जो है वो इसहाक डार साहब ने भी रिकॉर्ड करवाई थी वंस अपॉन ए टाइम, जब ज़ियाउल अपना मुशर्रफ का मार्शल्ला था तो उसके अंदर उन्होंने भी रिकॉर्ड करवाई थी। तो अगर यूथिया ये कहते हैं कि 164 की स्टेटमेंट तो इसहाक डार ने भी रिकॉर्ड करवाई थी, तो आज तक गले पड़ी हुई है ना, ठीक है ना। आप उस पर छेड़ते हो ना, उसको आप उसका मजाक उड़ाते हो ना, ठट्ठा लगाते हो ना, तो फिर तैयार हो जाओ इमरान अहमद खान नियाजी का ठट्ठा और बयान अपना, ठीक है। तो शुरू हो गए ऐसी, ठीक है। तो इमरान अहमद खान नियाजी साहब जी फंस गए। आजम खान साहब ने बड़ी चालाकी के साथ जो है वो फिलहाल अपनी जान छुड़ा ली है। हो सकता है जब केस अदालत में चढ़े तो वो इस बयान से मुकर जाएं, कहें कि जी मैंने तो पकड़ के गायब रखा गया था और फलाने सेफ हाउस के अंदर मुझे बंद किया गया था और इसलिए मैंने जान छुड़ाने के लिए बयान दे दिया था। लेकिन इमरान अहमद खान नियाजी का साइफर हवा में लहराना और उसके अंदर लिखी गई इबारत को पब्लिक करना, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन थी, है और रहेगी। कोई पूछे ना पूछे, हम पूछते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अगले व्लॉग के अंदर फिर हाजिरी होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।